ओके नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस फर्स्ट सेशन ऑफ द बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस में। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे आपकी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास, फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास या फिर इकोनॉमिक अवेयरनेस आप जिसको कह सकते हो, जो कि आपके बैंक एग्जाम के मींस एग्जाम में काफी अहम रोल प्ले करती है। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है ये वाला सेक्शन। उसके ऊपर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये नया कोर्स। ठीक है, काफी लोग जुड़ रहे हैं, काफी लोग और जुड़ते रहेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। ठीक है, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। वेरी वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में आप सभी को केवल और केवल आपके ही खुद के मैसेज दिखेंगे और किसी के मैसेज नहीं दिखेंगे। इसमें मैंने कुछ एक फीचर है हमारा प्राइवेट चैट का, उसको ओपन कर रखा है ताकि आप किसी और के मैसेज से डिस्टर्ब ना हो। बट हाँ, मुझे सभी के मैसेज दिख रहे हैं। अगर आपको कोई भी, जब मैं समय दूंगा आपको क्वेरी पूछने के लिए, तो आप पूछ सकते हो। आपके मैसेज मुझ तक पहुंचेंगे, आपका कमेंट कोई और नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो वो निश्चिंत रहिए उसमें। राइट, अब ये इससे पहले मैंने बैंकिंग अवेयरनेस प्रीवियस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई है। ठीक है, बहुत बढ़िया से पढ़ाई है। आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको किया होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज, लेकिन आज काफी लोग नए होंगे। एक बार मुझे बताओ कौन कौन जो नया है वो बता दो मुझे, है ना। कौन कौन नया है, कौन कौन पहली बार मेरी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास को देख रहा है, कौन कौन पहली बार देख रहा है। ओके, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे के सारे नहीं है, ऑब्वियस है क्योंकि पुराने वाले स्टूडेंट्स तो जो होंगे वो ऑलरेडी कर चुके होंगे, तो अब खैर इतना समय भी नहीं है। खैर, तो हम नए स्टूडेंट्स के ऊपर ही फोकस करेंगे, बिल्कुल नए फ्रेश स्टार्ट ही करेंगे। तो जब भी मैं बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट करता हूं, तो मैं सबसे पहले, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि सर ये प्रिपरेशन हम करनी कैसे होती है। तो मैं एटलीस्ट स्टार्टिंग में 15 से 20 मिनट उस चीज को बताने में लगाता हूँ हमेशा इस तरह के मेरे कोर्स में, कि आपको जनरल अवेयरनेस को पढ़ना कैसे होता है, जनरल अवेयरनेस से बैंकिंग अवेयरनेस की वेटेज क्या है, किस तरह से होता है। उन सब चीजों के ऊपर मैं एक सेशन लेता हूं, थोड़ी बहुत बातें उनके ऊपर चलते हैं, ताकि आपके माइंड में एक चीज क्लियर कट हो कि हाँ, हमें इतना पढ़ना है, ये करना है। जनरल अवेयरनेस में हम किस तरह से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बैंकिंग प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की होंगी या कर रहे होंगे या कुछ टाइम पहले किए होंगे, तो उनके माइंड में ये जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड ये कंफ्यूजन जरूर रहती है। जैसे अभी किसी ने पूछा नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाए, तो इस तरह का चीजें बहुत सारी माइंड में क्वेरीज आती है। तो एक बार पहले उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं, फिर हम जो पढ़ाने वाली वीडियो है फिर उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, वो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है करंट अफेयर्स, दूसरा होता है बैंकिंग अवेयरनेस, तीसरा होता है स्टैटिक अवेयरनेस। तो बड़ा क्विकली चलूंगा इसके ऊपर। ठीक है, आपके सारे क्वेरीज एक साथ ही क्लियर हो जाएंगी, बड़ा क्विकली, ज्यादा समय नहीं लूंगा इसको। करंट अफेयर जो होता है वो आपको पढ़ना होता है लास्ट 6 मंथ्स का। जब भी कोई भी मेंस एग्जाम होता है, जब भी कोई मेंस एग्जाम होता है, उससे प्रीवियस 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स आपको पढ़कर जानी होती है। बैंकिंग अवेयरनेस जो होती है वो पूरी की पूरे इस कोर्स में आपको कंप्लीट हो जाएगी, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो स्टैटिक अवेयरनेस होती है वो करंट अफेयर्स में जब आप पढ़ते हो डेली वीडियोस, उसी के अंदर एक पोर्शन होता है, नीचे स्टैटिक पार्ट दे रखा होता है जो उस न्यूज से जुड़ा होता है। बस वही स्टैटिक अवेयरनेस पढ़नी होती है आपको, इसके अलावा और कुछ भी स्टैटिक अवेयरनेस में एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। तो यानी कि करंट अफेयर्स अगर आप कर रहे हो तो उसके अंदर आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों कवर हो जाता है। और बैंकिंग अवेयरनेस का जो आप ये वाला मेरा कोर्स देख रहे हो, तो ये वाला पोर्शन यहां पर कवर हो जाता है बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर। ठीक है, ये तो एक हुआ इसका जनरल अवेयरनेस का एक थोड़ा सा एक सार, एक समरी हुई आपकी, किस तरह से हम जनरल अवेयरनेस को बाइफरकेट करते हैं। अब आता है सर जो मार्क्स आते हैं, कुछ एग्जाम 40 नंबर के होते हैं, कुछ एग्जाम 50 नंबर के होते हैं। सर इनकी बाइफरकेशन कैसे होती है, कि वेटेज क्या क्या रहता है। देखो, आईबीपीएस या फिर एसबीआई हुआ, उन्होंने किसी भी तरह का वेटेज इसमें कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, ओके। इसमें कहीं पर भी किसी भी तरह का वेटेज डिफाइन नहीं किया होगा। कितने भी क्वेश्चन सीए के आ सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन बीए के आ सकते हैं, कितने भी क्वेश्चन एसए के आ सकते हैं।
कहीं पर भी कोई भी डेफिनेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैक्सिमम वेटेज की, तो मैक्सिमम वेटेज आपका करंट अफेयर्स का ही इसमें देखने को मिलता है। लेकिन करंट अफेयर्स में भी यहां पर कुछ बाइफर्केशन होती है, और वो बाइफर्केशन किस चीज की होती है? वो बाइफर्केशन होती है आपकी किसकी? वो बाइफर्केशन होती है, नेशनल न्यूज होती है, इंटरनेशनल होती है, स्पोर्ट्स की न्यूज होती है, ओबीसी होती है, इस तरह के अलग अलग बाइफर्केशन की कुछ कुछ खबरें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसमें से यहां पर एक पोर्शन होता है जो पोर्शन कहलाता है बैंकिंग अवेयरनेस का। अब सर ये क्या है? ये बैंकिंग अवेयरनेस तो यहां पर भी थी, अब ये बैंकिंग अवेयरनेस यहां पर भी है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस ऐसा है कि यहां पर आपका जो ये बैंकिंग अवेयरनेस है, ये करंट अफेयर्स के अंदर जो बैंकिंग की न्यूज आती है, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उसमें स्पेसिफिकली कुछ बैंकिंग की न्यूज आती है, स्पेसिफिकली बैंकिंग न्यूज, जो कि मैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में सबसे पहले आपको कराता हूँ, डेली बेसिस पे 2-3 न्यूज कराता हूँ आपको, है ना। वो जो बैंकिंग की न्यूज है, वो न्यूज सबसे ज्यादा आपकी वेटेज रखती है इन 40 से 50 नंबर के लिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन, एटलीस्ट मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन आपको इस बैंकिंग अवेयरनेस के पोर्शन से मिल सकते हैं, उम्मीद है। इतने क्वेश्चन मैक्सिमम आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में, तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि बैंकिंग अवेयरनेस जो करंट अफेयर्स की होती है, उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते हैं। तो क्या सर फिर बैंकिंग अवेयरनेस हम जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसी में से बैंकिंग अवेयरनेस कर लेते हैं, फिर आपके कोर्स वाली बैंकिंग अवेयरनेस करने की क्या आवश्यकता है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन बात ऐसी है कि जो बैंकिंग अवेयरनेस आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हो, ये आपको फुल फ्लेज न्यूज तब तक समझ नहीं आ सकती जब तक आप ये जो मैं कोर्स करवा रहा हूं, इस कोर्स को आप कंप्लीटली कर ना लो। और ये उस कोर्स को करने के बाद ये न्यूज तो समझ में आएंगी, बाकी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बैंकिंग अवेयरनेस की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि आपकी फर्दर करंट अफेयर्स के न्यूज को समझने में काम आती है। आपके डेली एडिटोरियल जो आप फाइनेंशियल वर्ल्ड के पढ़ते हो, उनको समझने में काम आती है। आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में आते हैं, उनको समझने में काम आती है। आपके मेंस एग्जाम में जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, उनको लिखने में काम आती है। और साथ ही साथ इंटरव्यू में अगर आपका जो वेटेज उसमें भी कुछ डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चंस कैंडिडेट से पूछूं, तो उनमें से मान लीजिए उनसे किसी से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन इसी बैंकिंग अवेयरनेस में पूछे जाते हैं, जो आप मेरे साथ इस कोर्स में पढ़ने वाले हो। तो ये बैंकिंग अवेयरनेस आपके केवल और केवल एग्जाम रेलेवेंट नहीं है, जबकि आपके इंटरव्यू में भी रेलेवेंस अपना उतना ही रखती है जितना अभी आपको इसमें जो मैं पढ़ाने वाला हूं। तो इसलिए इस कोर्स को करने की जो महत्वता है, वो यहां पर एक पर्टिकुलर एग्जाम से जुड़ी नहीं है, उसकी वर्सटैलिटी है, डाइवर्सिफिकेशन कई जगह है, इंग्लिश में भी काम आएगी, इंटरव्यू में भी काम आएगी, और आपकी जो नॉलेज है बैंकिंग अवेयरनेस की वो भी बढ़ाएगी, और साथ ही साथ जो आपकी करंट अफेयर्स की जो खबरें हैं उनको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी आपकी। ठीक है, लाइक दी आज ही एक न्यूज आई थी पैन कार्ड फॉर्म 60 से रिलेटेड, जो कि मैं आपको इस आज सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में उसके ऊपर जिक्र किया गया था। मैंने बड़ा उसके लिए 10 मिनट, मैंने 5-10 मिनट दिए थे। लेकिन यहां पर जब मैं वो बैंक कार्ड और बैंकिंग अवेयरनेस जो पोर्शन जो फॉर्म 60 के केवाईसी वगैरह पढ़ाऊंगा, तो केवाईसी पढ़ाने बढ़ाने मुझे यहाँ पर एक क्लास, शायद 1.5 क्लास भी लग जाए, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे उसको केवाईसी को पढ़ाने, जो मैंने वहां पर 5-10 मिनट में पढ़ाई। तो वहां पर वो क्योंकि करंट अफेयर्स होते हैं, तो 5-10 मिनट में हम उसके रिवीजन वगैरह कर लेते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल में हम बेसिक से करते हैं उस चीज को, कि हाँ कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये एक बेसिक सा क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ जनरल अवेयरनेस क्या होता है, किस तरह से पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है। ये सब चीजें आपकी एक बाइफर्केशन हो गई। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट चीज आपके मन में एक चीज और आती है कि सर इसको कितनी बार, मतलब ये कोर्स अगर आप कर लेंगे, या कितना लंबा ये कोर्स चलेगा? देखो बेसिकली ये कोर्स की अभी तक क्लासेस जो शेड्यूल की है वो 31 तारीख तक की है, इसके अलावा भी होंगी क्लासेस, ऐसा नहीं है 31 तारीख तक की क्लासेस चलेंगी। इस कोर्स में मान के चलो आपकी कम से कम 40 क्लासेस होंगी, 40 से 45 क्लासेस तक भी जा सकती हैं। एटलीस्ट 40 क्लासेस इस कोर्स में होने वाली। तो ये कोर्स अभी जो स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कोर्स मान के चलो नवंबर में भी आपका चलेगा। ये कोर्स पूरा पूरा नवंबर ले जाएगा ये कोर्स, और अभी तो हम कर ही रहे हैं इस कोर्स को। ठीक है, ये चीज होगी। अगली चीज, सर क्या नोट्स बनाना जरूरी है इस कोर्स के? तो देखो, जो नोट्स की बात करते हो ना, नोट्स डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो पीडीएफ में, पीपीटी में मिलेगा,
इसी कोर्स में आपको पीडीएफ का एक ऑप्शन है, वहां पर आप डाउनलोड कर सके, जहां पर एक क्लास की रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहती है, वहीं पर इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगी। तो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। अगर आप फिर स्टिल नोट्स बनाना चाहते हो बना सकते हो, मगर नोट्स बनाना तब बनाना जब आप क्लास एंड होके दोबारा से रिवीजन करो, तब बनाना। क्लास के साथ साथ बनाओगे तो आपका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर यहाँ पर भटक सकता है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप इतनी देर नोट्स बनाने में बिजी हो, वैसा कुछ ना हो। अगर वैसा कुछ नहीं है फिर बना लेना साथ साथ, अगर वैसा कुछ दिक्कत आती है तो फिर बाद में नोट्स बना लेना, फिर इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। हाँ कर लो विवेक, कोई दिक्कत नहीं है। देनी है तो वो मार्च में तो आएगा, तो उसके लिए अभी से सी, हाँ जी सोनालिका, बस वही है। 40 सॉरी क्या पूछ रहा था, एल आई सी, हाँ उसमें आएगा आएगा, उसमें आएगा। सीए 6 मंथ्स का आता है ना, मैंने बोला ना मेंस एग्जाम से पहले 6 मंथ्स का। ठीक है, हाँ एसबीपीओ मेंस मैंने बोला नवंबर तक हो ही जाएगा। ठीक है, आरआरबीपीओ इंटरव्यू, हाँ आरआरबीपीओ इंटरव्यू अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हो जाएगा, उसके लिए भी बहुत, तब तक तो आपके इंटरव्यू 1 तारीख से स्टार्ट है ना, तब तक तो बहुत क्लासेस हो जाएंगे, तब तक तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा इसमें। अगर आरआरबीपीओ के इंटरव्यू के लिए देख रहे हो तो भी देख सकते हो, बहुत बढ़िया देख सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये बेसिक्स जो कुछ चीजें थी जो आपकी जनरल अवेयरनेस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं वो आपको मैंने क्लियर कर दी हैं। अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें बैंकिंग अवेयरनेस क्यों करना है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ये सोच के बैंकिंग अवेयरनेस नहीं करते, अरे इसमें क्या ही है, बैंकिंग अवेयरनेस काहे करनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा है, और मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हो सकता है उनकी थिंकिंग अलग हो, उनकी सोच अलग हो बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, लेकिन जिसको करनी है वो करेगा और वो अच्छा स्कोर करेगा भी, वो उससे बेटर स्कोर करेगा जिन्होंने बैंकिंग अवेयरनेस नहीं करी है। ये चीज आपको खुद फील हो रही होगी जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, तो कई सारी बैंकिंग खबरें आपको समझ नहीं आती। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो और आप बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में बैंकिंग न्यूज को नहीं पढ़ रहे हो ना, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा काम ही वही चीज आनी है। आप जिस सीट पे बैठने वाले हो उसी सीट से संबंधित आप खबरें नहीं पढ़ रहे, उस सीट से संबंधित आप अवेयरनेस नहीं पढ़ रहे, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे, तो फिर यार काहे काहे, तो वो चीज इंटरव्यू में समझ आ जाएगी ना आपको। तो ये लगता है आप लोग इंटरव्यू के बारे में तो सोचते नहीं हो कभी, जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो ना, इंटरव्यू को तो लाइटली लेते हो आप, तो अरे इंटरव्यू का तो क्या है, सोचेंगे जब होगा तब देखेंगे ना, अभी तो काहे करना, अभी तो काहे तकलीफ लेनी है ना। तो ये काहे तकलीफ लेने वाली कहानी ना फिर बाद में गड़बड़ कर जाती है। फिर जब इंटरव्यू नजदीक आता, अरे इस कपिल सर ने कहा था, अरे सर ने कहा तो बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ी नहीं बैंकिंग अवेयरनेस, तो अब क्या करें। बस यही तो फिर फर्क है। अगर टाइम निकालना चाहोगे किसी चीज के लिए तो टाइम जरूर निकलेगा, टाइम निकालना ही नहीं चाहोगे किसी चीज के लिए तो नहीं निकलेगा, फिर कभी नहीं निकलेगा टाइम। ठीक है, ओके ओके, बढ़िया बात। स्क्रीन कट रही है फुल करने में, कट रही है, कटनी तो नहीं चाहिए भाई साहब, बिल्कुल सही सपाट सही चल रही है। बाकी सबकी कैसे चल रही है। पीसी में इसको डाउनलोड कर सकते, बिल्कुल डाउनलोड हो सकते हैं, बिल्कुल पीसी में डाउनलोड नहीं होगी, ऑफलाइन डाउनलोड होगी। आपकी ये क्लासेस भी ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब ऑफलाइन इन द सेंस कि बाद में क्लासेस आपकी ऐप के अंदर ही आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ठीक है, सही है, बराबर है, ओके ठीक है। डबल टैप करो, ठीक हो जाएगा स्क्रीन। स्टार्ट करें सेकंड। ओके, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको नया फील हो रहा होगा ना, अरे सर बोर्ड पे पढ़ेंगे बैंकिंग ऑनर्स, ठीक है। इसलिए इंटरफेस लिया गया यार, पहले वो बैठ बैठ के ना पढ़ा कर ना बोर से हो गए। अभी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं तो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, कितनी बड़ी स्क्रीन पे पढ़ाते हैं, मजा आता है पढ़ाने में, मजा आता है, ऐसे बात करने में मजा आता है ना। आपको तो पता ही है, मैं पीछे देखकर तो पढ़ाता ही नहीं हूँ स्क्रीन के ऊपर, मैं तो अपना बोलता रहता। वहां पर क्या होता था, बैठ कर पढ़ाता ना, वहां पर अब मुझे तो खुद समझाना होता था ऐसे, है ना। अब मुझे मजबूरी में मेरी चेहरा आता था छोटा सा और स्क्रीन दिखती थी बड़ी, जबकि मेरी स्क्रीन, कई कई तो ऐसी क्लासेस में पढ़ाता हूँ बैंकिंग अवेयरनेस की जिसमें मुझे ये पेन का इस्तेमाल ही नहीं करता था। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, मैं कई बार एक एक पूरा पूरा चैप्टर ऐसे ही समझा देता था, बिना कोई स्लाइड के, बिना पीपीटी के, ऐसे ही बोलता रहता था। वो समझ आता रहता, बच्चों के दिमाग में घुसता रहता, बाद में नोट्स दे दिया, उसको पढ़ लिया, है ना, ऐसा होता था ना। तो फिर वो बैठ के वो फील नहीं आते, अब खड़े हो गए पढ़ाने में ऐसी फील आएगी। कुछ नया, कुछ मजा आ रहा होगा ना आपको इन क्लासेस में, डेफिनेटली आई होप सो कि आपको इन क्लासेस में ज्यादा मजा आए प्रीवियस प्लेटफॉर्म से, राइट, ओके। एक्सेस कराए जिन्होंने आपका एक्सक्लूसिव बैच लिया है,
हाँ बिल्कुल हो जाएगा। नहीं तो आपका जो इस पैकेज, एनुअल वाला पैकेज है ना, इसके अंदर भी पीडीएफ और क्विज़ ऑटोमेटिकली अपडेट होती है। वो बाई चांस ऑटोमेटिकली अपडेट हुई नहीं होंगी, लेकिन इसमें भी ऑटोमेटिक वो अपडेट जो क्रॉसवर्ड के अंदर अपडेट होता है वो ऑटोमेटिक एनुअल वाले में आ जाता है। ठीक है, स्टार्ट करें सेशन। रेडी हो आज के सेशन के लिए बढ़िया से? ओके। और जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, मैं यहां पर ऑलरेडी 2011 से बैंक में जॉब कर रहा था। ठीक है, अब नहीं कर रहा फिलहाल। मैं 12 साल मैंने बैंक में जॉब की है। तो एटलीस्ट जो बैंकिंग अवेयरनेस की जो नॉलेज है और जो बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाने का मेरा तरीका है, वो आपको सबसे बेस्ट मिलेगा। क्योंकि एक बैंकर जब बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाता है ना, तो अलग लेवल पे पढ़ाएगा। एक कोई किताब से पढ़कर पढ़ाना है ना, नहीं ना, एक अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाना। 12 साल बैंक की नौकरी में इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ सीख लिया कि मुझे एटलीस्ट बैंकिंग अवेयरनेस को पढ़ाने के लिए किसी किताब को पढ़ने की जरूरत ना पड़ी है आज तक और ना पढ़ने वाली है। ये सब मेरा एक्सपीरियंस है, सब आरबीआई के सर्कुलर्स हैं, सब बैंक के मेरे हमारे इंटरनल सर्कुलर्स होते थे। डेली बेसिस पे जो लोगों को लोन देना, अकाउंट ओपन करना, उसी से समझ सब चीजों की लग जाती है। और वही चीज मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ। और एक दिन जिस दिन आप बैंक में ट्रेनिंग लेने जाओगे ना, जिस दिन ट्रेनिंग करोगे आप, उस दिन जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो चीजें वहां पर आपको पढ़ा रहे होंगे और आपको उस दिन मेरी पक्का याद आएगी। आप कहोगे कि सर ये चीज, मन में सोचोगे अरे यार ये चीज तो कपिल सर ने पहले ही पढ़ा दी, हम क्या ही पढ़े। तब बोर हो गए। बाकी लोग तुम्हारे नोट्स बना रहे होंगे, वहां पर कॉपियां चल रही होंगी, सामने देख रहे होंगे ऐसे ऐसे, और उनके फिर टेस्ट होंगे वहां पर, है ना, जाने से पहले एग्जिट टेस्ट, लेक्चर वगैरह देने होते हैं आपको, कुछ होते हैं। तो वो लोग बड़े टेंशन में रहेंगे 13-14 दिन, तुम लोग बड़े रिलैक्स रहोगे। क्यों? कि तुम्हें मैंने सारा कुछ पहले ही पढ़ा दिया। ठीक है, तो वो भी टेंशन है, तब तुम और मौज करना, उसकी टेंशन मत लेना। देखो जनवरी में खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा, जनवरी में खत्म हो जाएगा तो जनवरी तक जो कोर्स आएंगे वो देख पाओगे बस आप, उसके बाद के फिर नहीं देख पाओगे आप। ठीक है, देखो एक शब्द है हमारे सामने, बैंक, BNK। ये बैंक जो शब्द है, इसके अंदर बहुत सारे चीजें जुड़ी हुई हैं। ये केवल एक शब्द, चार जो अल्फाबेट है इसके अंदर, BNK, ये लगता तो बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर इतना कुछ समाहित है, इतना कुछ जुड़ा हुआ है, जो हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी नहीं कहूंगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चलाता है। अगर ये बैंक ना हो तो हमारे पूरी दुनिया की इकोनॉमी एकदम से रुक जाए। रुक कैसे जाए? एक पर्सन जो है, जिसके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है, अब ये 1 लाख जो है, ये इस 1 लाख का क्या करता है? इसने अर्निंग करी 1 लाख की, उसने क्या किया उससे? 1 लाख उसने कोई चीज यहां पर खर्च करी, मतलब कोई भी चीज उसने परचेज करी। क्या परचेज किया? घर का राशन पानी वगैरह परचेज किया। ठीक है, कोई गाड़ी वाड़ी खरीद ली उसने, कार वार खरीद ली, कोई घर वर खरीद लिया उसने, घर की, है ना, मतलब 1 लाख में वैसे आएगा नहीं घर वर, एक जस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो उसने कुछ चीजें परचेज की, कार परचेज, हाउस वगैरह परचेज किया। अब जिससे मान लीजिए उसने कार परचेज की, उसके पास इस 1 लाख का कुछ कंपोनेंट चला गया, 5-7 हजार उसके पास चला गया, 10 हजार उसके पास चला गया, जो पर्सन है। ठीक है सर, बढ़िया बात है, चला गया। अब ये 10 हजार जब इसके पास गया, तो इसने भी उस 10 हजार से कुछ ना कुछ किया होगा, कुछ ना कुछ घर के लिए जरूरत है, उसने भी राशन पानी खरीदा होगा, उसे तो उसने अपने लिए भी कार खरीदी हो। ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है काम। और कैसे चलता है कि मैंने किसी को पेमेंट करी, उसने आगे किसी को पैसा दे दिया, उसने आगे किसी को पैसा दे दिया। अगर आप मुझे यहाँ पर पैसा दे रहे हो इस कोर्स का, तो मैं उसके लिए अपने घर का राशन पानी कुछ खरीदूंगा, कोई मैं अपने लिए कोई कार वार या कोई भी चीजें, आइटम्स हैं जो मुझे जरूरत है, मैं उनको खरीदूंगा, है ना। आप लोग जो पे कर रहे हो, राइट, और आप लोग जो पे कर रहे हो वो कहां से आ रहा है? वो भी आपके मम्मी पापा या आपने कहीं से कमाया, वहां से आ रहा है पैसा। अब ये सारा पैसा आ तो रहा है, घूम भी रहा है एक जगह से दूसरी जगह पैसा, लेकिन बात आती है कि इस पैसे को यहां पर हम और कैसे बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर इस पैसे को एक कहते हैं ना कि बिल्कुल एक तरीके से आप फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ, जिसको आप कह सकते हो एक तरीके के साथ, एक सही तरीके के साथ जो इस्तेमाल करने का जो एक वे है, वो किसके थ्रू होता है? वो होता है बैंक चैनल के थ्रू, बैंक के थ्रू।
ये बैंक्स जो है इसी पैसे को रोटेट करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। मैं अगर आपको कहूं कि अगर आपको एक कार खरीदनी है और कार की कीमत 15 लाख रुपए है, एक आप घर पे रखा हुआ 15 लाख रुपए लेकर बैग भरकर, अब तो 2000 के नोट भी बंद हो गए, पहले 500 के नोट है, 500 के आप नोट लेकर जाएंगे, 15 लाख रुपए के उठाकर बैग में भारी बस्ता उठाकर उनको पास लेके जाओगे, फिर वो उसको गिनेंगे, करेंगे, टाइम लगेगा। पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो? दूसरी तरफ कि अगर आप यही पैसा जो आपके पास है 15 लाख रुपए, उसको आपने कहीं पर बैंक में जमा कराया हो और बैंक के चैनल के थ्रू अगर आप पैसा दे रहे हैं उनको, तो उससे क्या होगा? पहली चीज, बेसिक चीज तो ये होगी, ऑब्वियस है कि सर इतना बड़ा बोझ लेकर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वेट लेकर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनको गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो बैंकिंग जो है वो हमारे लिए इस तरह की काम को आसान बना देती है कि आपका जो पैसा है उसको सुरक्षित रखना। पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब बैंक की शुरुआत हुई थी तब सबसे पहली चीज दिमाग में यही आई थी कि बैंक जो है वो आपके पैसे को सुरक्षित रखता है। आपने जो भी पैसा कमाया है उस पैसे को सेफ रखता है। आप उस पैसे को बैंक में जमा कराते हो और बैंक वाले आपके बिहाफ पर उसको आपके एक अकाउंट जो ओपन करते हैं उसमें जमा करा देते हैं और आपका पैसा सुरक्षित रहता है। चोरी चकारी डकैती या कहीं भी किसी भी तरह का नुकसान होता है आपके घर में जब पैसा पड़ा होता है तो वो नहीं होता, क्योंकि बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है। और यही पैसा आगे अगले किसी और पर्सन को देना वो बहुत आसान है। आप फिर वो आगे पर्सन दे देता है, बहुत आसान है। हर एक आगे 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 की पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो रोटेट होती रहती है। पूरी की पूरी इकोनॉमी इसी बैंक के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब आप सोचो कि मैंने तो अभी बात की आपको केवल और केवल बैंकिंग की, कि बैंक का जो पैसा है इधर से उधर घूमता रहता है, सिर्फ डिपॉजिट साइड की बात की है, नहीं कि पैसा जमा कराने की साइड की बात की है, कि पैसा जमा कराया जाता है आपकी सेफ्टी के लिए। ठीक है? अब मैं एक और चीज बताता हूं कि अगर कोई आपको कहे कि भाई एक तो घर में पैसा पड़ा है और दूसरी तरफ आपको कहे कि ये पैसा जो है आप मुझे दे दो, मैं उसके बदले में आपको कुछ ब्याज दे देता हूं, तो फिर आप क्यों नहीं दोगे ब्याज? आप पैसा क्यों नहीं देना पसंद करोगे? आपको घर पे पड़ा है यार, वेला तो बड़ा फ्री पड़ा है, क्या दिक्कत है? आप ब्याज पैसा दे देते हैं, ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, वो ब्याज मिल जाता है उसको, क्या ही दिक्कत है? ब्याज मिल गया, मिला कि नहीं मिला? ब्याज मिल गया ना, राइट? तो ब्याज मिल गया उसका। ओके, गॉट इट। तो ब्याज मिल रहा है, मुझे इनकम हो रही है, तो मैंने जमा करा दिया, ये भी एक कारण है बैंक का। अब जो ये पैसा जमा कराया गया है, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीजन है जिसमें बैंकिंग बहुत अहम रोल निभाता है, और वो है पैसे को क्रिएट करने में। क्रिएशन ऑफ मनी। क्रिएशन ऑफ मनी सर कैसे? मतलब बैंक पैसा कैसे क्रिएट, मतलब बैंक पैसा क्रिएट करता है? जी हाँ, बैंक पैसा क्रिएट करता है, प्रिंट नहीं करता। प्रिंट आरबीआई करता है, उसके ऊपर बात करेंगे किसी ना किसी क्लास में, आरबीआई प्रिंट कैसे करता है, क्यों करता है, कितना पैसा प्रिंट करता है, आखिर क्या कारण है बैंक प्रिंट करता है, जैसे डीमोनेटाइजेशन क्या हो, तो वो आएगा किसी ना किसी चैप्टर में। लेकिन बैंक यहां पर क्रिएट कर रहा है। क्रिएट कैसे कर रहा है? क्रिएट कर रहा है आपको पैसा उधार में देकर। बैंक आपको पैसा कुछ उधार में देता है। उधार में कैसे? मेरे पास 1 लाख रुपए मान लीजिए आता है, ठीक है, और मैं उसको खर्च कर रहा था इसमें। अब मेरे पास पैसा बच जाता है मान लीजिए खर्च वर्च करने का 10,000 रुपए। मेरे पास मेरा दोस्त आता है, कहता है यार मुझे ना 10,000 की जरूरत है, ले भाई ले ले, दे दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, 10,000 रुपए उसको दे दिया, वो भी कुछ आप भी कुछ सब कुछ। ठीक है, दूसरे कोई और पर्सन, दोस्त है रिश्तेदार है, चलो दे दिया कोई बात नहीं। कोई और पर्सन कहता बाबूजी मुझे पैसों की जरूरत है, 10,000 रुपए दे दो। दे दो, देता हूं, लेकिन यार बात ऐसी है कि मेरे को क्या फायदा उससे। वो कहता बाबूजी ऐसा है कि 10,000 रुपए दे दो, मैं आपको ना 6 महीने में लौटा दूंगा, 12,000 रुपए दे दूंगा। ठीक है, 2,000 रुपए फायदा हो रहा है, मैं मेरे फ्री बैठा, मेरे को क्या दिक्कत है, मैं 10,000 रुपए दे देता हूं उसको। ये कुछ वैसी ही बात है कि बैंक में जमा कराया, एक बैंक में जमा कराना पैसा, एक मैंने किसी को उधार में दे दिया और उसने मुझे उसके बदले में 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, मैं वो भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, मैंने उधार में उसको पैसा दिया। सेम उसी तरह से अब क्या होता है बैंकिंग सिस्टम में, क्या होता है बैंक में आपने जो पैसा जमा कराते हो, आप लोग जो बैंक में पैसा जमा कराते हो, वो बैंक उसके बदले आपको ब्याज दे रहा है। लेकिन ब्याज के अलावा अलावा बैंक ब्याज तो दे तो रहा है, लेकिन वो ब्याज कहां से ला रहा है? वो कहीं ना कहीं से मुझे अर्निंग हो रही है, तभी तो मैं बैंक ब्याज देगा, नहीं तो कैसे देगा?
नहीं तो पॉसिबल नहीं है, कहीं से कोई पॉसिबल नहीं है। एक सिंपल सा एग्जांपल इसमें मैं लेता हूं कि आपकी मान लीजिए कोई भी टीचर या मैं या कोई भी इंसान जो है वो आपकी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही हैं, हम बोलते हैं ना फ्री क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे, तो फ्री पढ़ाई होती है। लेकिन एक चीज उसके पीछे है, यूट्यूब पे कोई भी तब तक फ्री में नहीं पढ़ा सकता जब से या तो उसका खुद की बैग जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, कि भाई साहब उसके पास इतना पैसा है कि वो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा दे, तब भी उसके घर की रोजी रोटी चल रही है। ठीक है, एक तो वो चीज है। दूसरी, कहीं ना कहीं से उसको जो पैसा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं से उसका कोई स्टूडेंट कोर्स परचेज कर रहा है, उसकी वजह से वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा पा रहा है। अगर मान लीजिए अभी आपने इस कोर्स को परचेज करने देखने के लिए कुछ पैसा जो मुझे दिया है, उस पैसे में से कुछ कंपोनेंट मेरे लिए भी है, मेरे परिवार के लिए भी है, मेरे बाकी साथियों के लिए है, मैंने जो एम्प्लॉइज रख रखे हैं उनकी घर की रोजी रोटी चलाने के लिए भी है। ठीक है, जो मेरा कंटेंट बना रहा है उसके घर की रोजी रोटी चल रही है, जो टेक्निकल बंदे हैं उनकी रोजी रोटी भी चल रही है, जिस प्लेटफॉर्म पे हमारी एप्लीकेशन काम कर रही है उस प्लेटफॉर्म के भी यहां पर लोग नौकरी कर रहे हैं, मेरा पैसा जो आपके द्वारा दिया गया पैसा उनके पास भी उसका कुछ कंपोनेंट जा रहा है। और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जो कि एजुकेशन का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस तरह की पेड क्लासेस को, उनको जो हम फ्री क्लासेस दे रहे हैं उन पे भी वो कंपोनेंट कुछ ना कुछ जा रहा है। तो आपके द्वारा दिया गया एक एक पैसा जो है वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहा है। वो पैसा ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी ऐसा ही पड़ा है, कहीं पर भाई साहब मेरे अब घर के बाहर अब बारिश आ रही है कि बारिश में रखा हुआ जी, धुल गया पैसा, खत्म। पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो, है ना? मैं भी उस पैसे को कहीं पर भी खर्च कर रहा हूं तो जहां पर भी खर्च कर रहा हूं वो उस जगह की इकोनॉमी को बढ़ा रहा है। मैं मान लीजिए ये आपने पैसा दिया, उस पैसे को इस्तेमाल करके कहीं पर मैं मान लो ट्रैवल भी कर रहा हूं, कहीं मान लो रेलगाड़ी की टिकट भी खरीद दिया, तो रेलवे के रेवेन्यू में जा रहे हो, रेलवे का रेवेन्यू सरकार को जा रहा हो, सरकार आपको रिटर्न में पैसा उसका दे रही है फायदा कहीं ना कहीं। तो पैसा घूम रहा है, एक जगह से पैसा कहीं पर भी टिका नहीं हुआ। तो उसी तरह से अगर आपका पैसा बैंक में जमा है तो बैंक में जमा हुआ पैसा भी कहीं टिका नहीं हुआ, वो पैसे से पैसा बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, अब सुनो उस चीज को। मान लीजिए आपने बैंक में पैसा जमा कराया 1 लाख रुपए, ठीक है, आपने पैसा जमा करा दिया 1 लाख रुपए। अब बैंक इसको किसी पर्सन को लोन दे देगा, लोन बैंक ने दे दिया इसको 1 लाख रुपए का, जो 1 लाख रुपए आपने जमा कराया। अब यहां पर मैं ये नहीं ले रहा, वैसे तो एक्चुअल में अगर मैं आरबीआई गाइडलाइंस की बात करूं तो 1 लाख रुपए जमा कराएगा उसका 1 लाख रुपए बराबर लोन नहीं दे सकते। लेकिन ये कंसेप्ट जो है कितना दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, क्यों सर ऐसा कम क्यों नहीं दे सकते, वो आरबीआई के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी मैं उस चीज पर नहीं जा रहा, अभी मैं बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूं। मान के चले 1 लाख रुपए आपने डिपॉजिट करा तो 1 लाख रुपए किसी को लोन दे दिया। अब इसको लोन जो दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था, वो घर परचेज करने के लिए दिया गया था, इस पर्सन को घर खरीदना था, उसके लिए 1 लाख रुपए दे दिया गया था। अब जिससे इसने घर खरीदा उसको 1 लाख रुपए पहुंच जाएगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? इसको घर मिल गया और बैंक से इसने 1 लाख रुपए उठा के उस पर्सन को दे दिया। अब ये जो पर्सन है इसने क्या किया, ये ऑब्वियस 1 लाख रुपए हो सकता है घर की जरूरतों के लिए कुछ खर्च कर दे, इसने कोई राशन पानी खरीद लिया, बाकी 80,000 बचा, 80,000 इसने क्या किया, 80,000 इसने जाकर बैंक में जमा कर दिया, वापस इसने अपने बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। किया कि नहीं किया? और जो 20,000 खर्च किया था इसने अपना अलग से, जो राशन पानी खरीदा था घर से, वो जिस पर्सन ने किया था उसने भी अपने बैंक अकाउंट में वो 20,000 जमा कर दिया। बैंक ने 1 लाख रुपए दिया था लोन के फॉर्म में, बैंक के पास वापस से ये पैसा वापस पहुंच गया है। अब ये बैंक के पास जो पैसा पहुंचा, इसके पास 80,000, उसके पास 20,000, बैंक ने फिर से क्या किया, इस 20,000 को आगे किसी को लोन दे दिया और इस 80,000 का बैंक ने किसी को आगे लोन दे दिया। आप ये देखो, केवल ये 1 लाख रुपए ही है और ये कितने लोगों के हाथों में पहुंच रहा है। मैं इसमें से अभी माइनस नहीं कर रहा चीजों को, इसमें 1 लाख का 1 लाख फिर से बता रहा हूं नहीं पहुंचता, कुछ कंपोनेंट माइनस होता रहता है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइन है, बैंक को अपने पास सेफ रखना होता है रिजर्व के फॉर्म में, वो कंपोनेंट नहीं ले रहा मैं अभी। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए कि मनी कैसे क्रिएट हो रही है, कि 1 लाख रुपए एक ही था और वो कितने लोगों के हाथों में एक्सचेंज होता 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 होता, और वो एक्सचेंज किसके थ्रू हुआ है, वो एक्सचेंज बैंक के थ्रू हुआ है, वो एक्सचेंज बैंक के थ्रू हुआ है। ठीक है, अगर वो बैंक ना होता तो कहीं ना कहीं ये पैसा जो है क्या होता,
लोगों के घर पे पड़ा रहता। मुझे अगर आज की डेट में 1 लाख मिले और मुझे बैंक ब्याज ना दे, मैं क्या सिर्फ सेफ्टी के लिए अपने घर पे पैसा रखूंगा, बैंक में जमा कराऊंगा? नहीं। बहुत सारे ऐसे लोगों की सोच होगी, क्या ही करना है बैंक में जमा करा के, ब्याज तो मिलता नहीं है, घर पे रख लेते हैं ना इस पैसे को। एक सोच आएगी ना। और बैंक जब ब्याज देता है 3%, 4%, 6%, हाँ हाँ बैंक में जमा कराते हैं ना, क्या ही दिक्कत है, चाहे सेविंग अकाउंट में क्यों ना पड़ा। समझ में आई मेरी बात? दिमाग थोड़ा सा घुमा है ना, मस्त तरीके का घुमाया ना दिमाग कि सर यार बात तो सही है सर, 1 लाख रुपए था ना, कितने लोग, इसने घर खरीद लिया 1 लाख से, इस भाई ने अपना राशन घर का खरीद लिया, इसने 80,000 बैंक में जमा करा दिया, बैंक ने फिर 80,000 का कहीं और लोन दे दिया, वो बंदा कोई और काम करने लग गया 80,000 से, उस बंदे ने बिजनेस कर लिया भाई साहब, वो तो 80,000 लेकर लोन लेकर वो उसका बिजनेस बढ़ रहा है, उसकी इकोनॉमी वगैरह वगैरह, वो घर के रोजी रोटी चल रही है, उसके घर की रोजी रोटी से 1 लाख रुपए से सर इतने घर पर रोजी रोटी चल रहा है, क्या बात कर दी, मजा आ गया ये तो। जी हाँ, ये सब बैंक के थ्रू ही पॉसिबल है। बैंक ना हो तो ये सब चीजें रुक जाएं, थम जाएं, लोग पैसे को अपने घर पे दबा के बैठे रहें, और वो 1 लाख का 1 लाख वहीं पड़ा रह जाएगा, फिर आगे किसी को मिलेगा ही नहीं। क्लियर एकदम? बताओ जरा कमेंट्स में, समझ में आया, मजा आया? अरे कुछ तो बोल लो यार, शांत शांत ना बैठो। अरे पैसा दे के आए हो, कमेंट में ही पैसा वसूल कर लो, कम से कमेंट टाइप करके हमारा कुछ खर्चा यहाँ लगा दो। सर कमेंट टाइप करते तो खर्चा लग गया आपका, है ना, अब कमेंट टाइप होगा, टेक्नोलॉजी यूज होगी, है ना, चैट में यूज होगा, सब कुछ यूज होगा ना कहीं कुछ ना कुछ तो डेप्रीशिएशन वो खत्म होगा ना, तो कम से कम पैसा वसूल कर लो कमेंट करके, कुछ तो पैसा। हाँ सर, एक कमेंट कर दिया सर, 1 रुपये आ गया सर, है ना, 1 रुपये का हक आ गया सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अभी तो वैसे आपको अपना कमेंट ही दिख रहा होगा सिर्फ, और किसी का कमेंट दिख नहीं रहा होगा, है ना? हाँ पहले मिल जाते जॉब आ जाती सर। अरे बच्चा ऐसा मत बोल लो ना, कोई बात नहीं, वो जिसकी जब किस्मत होती है ना तभी मिलता है यार उसको, है ना? सही बात है ना। अब जरूरी नहीं होता ना कि सब टीचर्स आपको उसी वक्त मिल जाए जब आपको जुड़ी हुई है किस्मत, बस आपकी शायद मुझसे किस्मत जुड़ी हुई है कि सर आपसे मिलेंगे, तो फिर उसके बाद वही है ना, कनेक्शन है कि कहाँ पर कनेक्शन किसका बैठता है, 1,80,000 20,000 का कहाँ किसके साथ बैठ रहा है, क्या पता यार, सब कनेक्शन का खेल है। कमेंट नहीं दिख रहा, बस खुद का ही दिख रहा है, कमेंट बॉक्स अजीब सा लग रहा है। हा 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 हा। ठीक है, अच्छी बात नहीं है यार, कमेंट सेक्शन में किसी और का कमेंट नहीं दिख रहा है ना, नहीं तो फिर वो हो जाता है, फिर अब पता है क्या होता है, उसका कमेंट सेक्शन में नहीं दिखता ना, किसी और का कमेंट दिखता ना, फिर शाम को एक किसी ए पर्सन का ना, ए मेल का बी फीमेल के पास टेलीग्राम पे मैसेज आता है, हाय क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं वही हूं जो क्लास में आज सर की क्लास में आया था, कमेंट कर रहा था, अच्छा मुझे इसमें एक डाउट है, क्या मेरा डाउट क्लियर कर दोगी, है ना? एटलीस्ट वो चीज तो नहीं होगी ना अब। लड़ाई तो नहीं होती कमेंट में, है ना? कमेंट में लड़ाई तो नहीं होती। पेड, एज फार आई नो पेड कोर्स में सब सीरियस होते हैं यार, है ना? यूट्यूब पे चलो चलती है सब चीजें, पेड में सब सीरियस होते हैं। काफी बच्चे तो कमेंट भी नहीं करते और चुपचाप अपना पढ़ते रहते हैं। अभी कुछ लोग सोच रहे सर पैसा दिया सर पढ़ाओ सर, क्या बातें कर रहे हो। चलो आगे चलते हैं, ठीक है? क्लियर है एकदम बढ़िया से? तो अभी हम इससे क्या समझे, इससे क्या समझे, इससे जो भी समझे उसको एक बार एक और पीपीटी ऐड करनी पड़ेगी मुझे, देख दो। अरे यार, सो जो बैंक है
वो यहाँ पर मेजरली दो फंक्शंस यहाँ पर कैरी करता है। एक करता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है बैंक, और दूसरा यहाँ पर लोन्स देता है, लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स और एडवांस शब्दों में भी डिफरेंस होता है। आप हमेशा लोन्स पढ़ते हो ना, लोन्स लोन्स लोन्स, और कई जगह एडवांसेस पढ़ते हो, दोनों में डिफरेंस है। जब मैं लोन्स एडवांसेस का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब समझाता हूं इसको, ठीक है। ओके, डिपॉजिट लेना और लोन्स एंड एडवांसेस। डिपॉजिट मैंने आपको समझा दिया कि आप डिपॉजिट कैसे, और लोन्स वगैरह भी एक बेसिक सा आइडिया दे दिया। ये दो मेजरली बैंक के फंक्शन होते हैं, है ना। अब ये देखो, मैं इस चीज को समझाने में आपको हो सकता है मैं 5 मिनट में समझा देता स्टार्टिंग में। बैंक के दो फंक्शन है, देखो बेटा, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन्स एडवांसेस। अब इससे आपको क्या समझते, वही रट्टा मारते आप, सर देयर आर टू फंक्शंस ऑफ द बैंक्स, डिपॉजिट एंड लोन्स एडवांसेस। अरे ये थोड़ी ना होता है भाई, कुछ अलग तरीके से बताना ही बनता है। रीजन तो बताओ इसके पीछे कि भाई डिपॉजिट क्यों लिया जाता है, लोन्स एडवांसेस दिया क्यों जाता है, कारण क्या है उसके पीछे। और कारण मैंने अभी आपको एक साइकिल के थ्रू, मैंने आपको सर्कल के थ्रू, मनी सर्कुलेशन के थ्रू समझाने का प्रयास किया, ठीक है। ओके, अब यहां पर ये बेसिक डेफिनेशन जो बैंक की, ये तो है ही। लेकिन इस बेसिक डेफिनेशन के अलावा आजकल बैंक जो है वो और बहुत सारे काम कर रहा है, बहुत सारे फंक्शंस हो चुके हैं बैंक के। और जितने ज्यादा फंक्शन होते जा रहे हैं उतनी उतनी ये बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो बढ़ती जा रही है, उतना सिलेबस बढ़ता जा रहा है। अब वही बात होगी, आज से जब मैं बहुत साल पहले पढ़ाया करता था तब हम यहाँ पर सिर्फ आरटीजीएस एनईएफटी पढ़ाया करते थे, और आज की डेट में आरटीजीएस एनईएफटी के अलावा हमें यूपीआई भी पढ़ाना पड़ रहा है, हमें एटीएम तो खैर पढ़ानी है, क्रेडिट कार्ड पढ़ाना पड़ रहा है, एईपीएस पढ़ाना पड़ रहा है, यूपीआई लाइट आ गया है वो पढ़ाना पड़ रहा है, ना जाने क्यूआर कोड पढ़ाना पड़ रहा है, ना जाने कितनी सारी चीजें और एड ऑन आती रहती है, वो पढ़ाना पड़ रहा है, ई रूपी पढ़ाना पड़ रहा है ना। तो वो जी बैंकिंग अवेयरनेस की सिलेबस ही बढ़ा रही है और कुछ नहीं कर रही है। पिछली चीजें इतनी अबॉलिश होती नहीं जा रही हैं, लेकिन आगे आगे चीजें बढ़ती जा रही हैं। हाँ, कुछ चीजें अबॉलिश होती जा रही हैं तो उनको मैं फिर वो अपनी बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट नहीं रहता है, ठीक है। अब यहां पर जो मैंने आपको बेसिक सा आइडिया दिया, ये सारा का सारा आइडिया आपको आगे जो मैं एक आज आपको पीपीटी प्रोवाइड कराऊंगा उसमें मैंने एक आपको कॉमिक्स दे रखी है। ये कॉमिक्स यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ही एक ऑफिशियल कॉमिक्स है। जी हाँ, जो मैं कॉमिक्स दूंगा या मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियली डिक्लेयर्ड सर्कुलर्स है। मैं कहीं पर भी कोई भी ऐसा डाटा किसी बुक से या मन घड़ंत नहीं लेकर आता। जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो भी नोट्स में देता है, एज इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर्स होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस होती है, वहीं से ही मेरा कंटेंट पूरा पूरा बैंकिंग अवेयरनेस का बनता है। क्योंकि अगर मैं कहीं और से बनाऊंगा तो ऑथेंटिकेट सोर्स नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली ऑथेंटिकेट सोर्स जिसको मैं मानता हूँ आपकी बैंकिंग अवेयरनेस का, ठीक है। यहां पर आपको एक कॉमिक्स दे रखी होगी, यहां पर आपको आगे मैं कहूं दूंगा आपको ये वाली कॉमिक्स, राजू एंड द मनी ट्री। ये आपके पढ़ने के लिए होगी। वैसे मैंने प्रीवियस जो प्लेटफॉर्म पे कोर्स कराया था उसमें कॉमिक्स पढ़ाई थी क्लास में मैंने, लेकिन आई थिंक अब आप इतने समझदार हो, मैं कॉमिक्स इसको पढ़ाने में इतना ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। लेकिन आप इस कॉमिक्स को पढ़ लेना। इस कॉमिक्स को पढ़ने के बाद थोड़े बहुत पेज होंगे, आपको बहुत ज्यादा कुछ चीजें समझ में आएंगी, आपको बैंकिंग की नॉलेज होगी, बैंकिंग कैसे, जो मैंने अभी आपको बताया बस वही चीज आपको कॉमिक्स में मिलेगी। लेकिन इस कॉमिक्स में आपको कुछ और टर्म्स भी मिलेंगी, बहुत सारी और टर्म्स मिलेंगी। तो उन टर्म्स को, नई टर्म्स होंगी जो अभी तक मैंने नहीं बताई हैं, उन टर्म्स को अभी इतना मत सोचना, वो टर्म्स भी अभी थोड़ी दिनों में आपकी आगे आने वाली क्लासेस में कवर हो जाएंगी, ठीक है। वो सारी की सारी ही चीजें कवर हो जाएंगी। ये कॉमिक्स है राजू और दी मनी ट्री की। मनी ट्री होता है, मनी, पैसा वगैरह वगैरह, बैंक आएगा, इसमें सब कुछ आएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है पहले पढ़ी हो इस कॉमिक्स को, नहीं पढ़ा है तो आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। मजा आएगा आपको पढ़कर, आपको एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें हो सकता है कि आपको ना भी समझ में आए, तो टेंशन मत लेना कि लाइक जिसमें नॉमिनेशन की बात की जाएगी, इसमें कुछ और लोन्स की बात थोड़ी सी डिटेल में की जाएगी, ज्वाइंट अकाउंट की बात की जाएगी, तो वो टेंशन मत लेना। वो सब मैं यहाँ पर समझाऊंगा बाद में आने वाले लेक्चर में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आई कॉमिक्स? आज आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में, है ना। आराम से रात को सोने से पहले या जब भी है ना, तब पढ़ना। पढ़ाया था, ठीक है। 2 बार पढ़ी है। चलो, अब आगे चल रहे हैं। आगे अब मैं पर्टिकुलरली एक ऑफिशियल डेफिनेशन पे चलता हूं आपकी बैंक की। बैंक की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो क्या कहती है? वो कहती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एक बैंकिंग जो टर्म दे रखी है इसका मतलब होता है एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट करना। क्या एक्सेप्ट करना? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना।
किस लिए एक्सेप्ट करना? फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग, लोन देने के लिए। मैं डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा हूं फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग, लोन देने के लिए, और इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए भी। इन्वेस्टमेंट सर, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है सर? ये यहां पर ये समझ नहीं आया। देखो, जो भी आप पैसा डिपॉजिट करते हो बैंक में, उसको बैंक केवल और केवल लोन देने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, नहीं करता। उसमें से कुछ पोर्शन आपका बैंक के द्वारा इन्वेस्ट भी किया जाता है, कुछ पोर्शन। कितना पोर्शन डिपेंड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, आरबीआई कुछ गाइडलाइन जारी करता है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपका। तो यानी कि आप जो डिपॉजिट दे रहे हो वो केवल और केवल लोन देने के लिए इस्तेमाल नहीं करता, बैंक उसको इन्वेस्ट भी करता है। इन्वेस्ट कहां करता है? इन्वेस्ट यहां पर बैंक करता है अपने फाइनेंशियल मार्केट्स में, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट हुई, दूसरी कंपनीज के शेयर्स हुए, आपकी मनी मार्केट हुई, आपकी अलग अलग म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हुई, उसमें इस तरह से बैंक इन्वेस्टमेंट करता है अपनी। वो जो भी कहां कहां इन्वेस्टमेंट होती है, कैसे होती है, उसके ऊपर जब बैंकिंग अवेयरनेस हमारी कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हारी फाइनेंशियल अवेयरनेस शुरू होगी, तो उसमें मैं सारा का सारा आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको सारा करवाने वाला हूं। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट आपकी की जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आपका बैंकिंग को करने का। बैंक इन्वेस्ट करता है, यहां से जो अर्निंग करता है, उस अर्निंग का कुछ कंपोनेंट डिपॉजिटर्स को उनको इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल जाता है, और जो लोन्स देता है उसमें से जो इंटरेस्ट मिलता है उसका कुछ कंपोनेंट यहां पर डिपॉजिटर्स को मिल जाता है, और जो बीच में पैसा बचता है, मार्जिन, जो पैसा बचता है, प्रॉफिट, इनका बैंक का प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर वही डेफिनेशन के बैंकिंग मींस एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग। तो यानी कि आप कभी भी जब बैंक की डेफिनेशन बता रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक केवल और केवल डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है लैंडिंग देने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट भी करता है। कोई आपसे पूछता है, इंटरव्यू में ही पूछता है डेफिनेशन बताओ बैंक की, तो उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट शब्द यूज कर सकते हो। अब थोड़ा बाकियों से अलग बनो ना। सर बैंक क्या है? बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड गिव लोन्स एंड एडवांसेस। एक डेफिनेशन है बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड सर इट यूजेस द डिपॉजिट्स फॉर द लैंडिंग पर्पस एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट पर्पस। थोड़ा सा हटकर, थोड़ा सा कुछ नया आया कि नहीं आया, है ना मामले में। आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन को। फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट ऑफ मनी, जो डिपॉजिट किया गया पैसा रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड। अगला शब्द आता है रीपेबल ऑन डिमांड। रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब है कि जो मैंने पैसा जमा कराया है वो मेरी डिमांड पे मुझे वापस मिलना चाहिए। मुझे पैसा चाहिए, मैंने पैसा जमा करा, मुझे पैसा कभी भी चाहिए हो सकता है ना। ऐसा तो है नहीं मैं पैसा जमा कराया बैंक का, सर आपने पैसा जमा करा था अब तो सर नहीं मिलेगा सर आपको पैसा, ऐसा तो नहीं है ना। बैंक में जाओगे तो पैसा तो मिल ही जाता है ना। अब वो पैसा जो मिलता है वो टाइप ऑफ अकाउंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का अकाउंट खुलवाया हो। वो टाइप ऑफ अकाउंट है ऊपर हम एक दो दिन क्लासेस के बाद बात करेंगे, है ना। तो टाइप ऑफ अकाउंट क्या होता है, डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, डिपॉजिट के टाइप क्या होते हैं, वो टाइप के बात करेंगे। तब ये रीपेबल ऑन डिमांड शब्द जो है ना, तब ये दोबारा से आएगा, तब इसको हम और डिटेल में सीखेंगे और डिटेल में समझेंगे कि किस टाइप के अकाउंट में आप डिमांड कर सकते हो, किस टाइप के अकाउंट में डिमांड नहीं कर सकते, किस टाइप ऑफ अकाउंट में आप यहाँ पर पैसा तुरंत निकाल सकते हो, किसमें आपका थोड़ा टाइम लगता है, वगैरह वगैरह, वो बात करेंगे। तब ये रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज जो शब्द है वो वहां पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड विड्रोवल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज, और जिसको मैं विड्रॉ करा सकता हूं बैंक खाते से, कैसे निकाल सकता हूं, चेक के फॉर्म में, चेक से थ्रू निकाल सकता हूं, ड्राफ्ट बनवा सकता हूं, वगैरह वगैरह, वो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे यहाँ पर पैसे को आपके निकलवाने के, डिपॉजिट कराने के। इनके ऊपर भी आने वाले लेक्चर्स में चर्चा की जाएगी डिटेल में। टाइप ऑफ चेक वगैरह, चेक क्या होते हैं, ड्राफ्ट क्या होता है, वगैरह वगैरह, उसके ऊपर भी बात करूंगा। आई होप कि ये जो डेफिनेशन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत दी गई है, इसको मैंने टुकड़ों में तोड़ के आपको बताया है, ये आपको क्लियर होगी डेफिनेशन। क्लियर है ये डेफिनेशन? समझ में आई ये डेफिनेशन? कुछ चीजें मैं खुद कह रहा हूं कि आएंगी और डिटेल में आएंगी और अच्छे से बात करेंगे उनके ऊपर, लेकिन फिलहाल जो मैंने समझाने का प्रयास किया वो आपको समझाया। इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट के ऊपर पूरे 5-6 लेक्चर्स आएंगे। कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपके मनी मार्केट पढ़ेंगे, ट्रेजरी बिल्स वगैरह, बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, रीपेबल ऑन डिमांड भी हम पढ़ेंगे, डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह।
चेक के ऊपर भी पढ़ेंगे, ड्राफ्ट के ऊपर पढ़ेंगे, लेकिन एक डेफिनेशन बेसिक आपको क्लियर होगी। क्लियर है? ठीक है, ओके, डन, बढ़िया। सेक्शन 5C क्या कहता है? सेक्शन 5C कहता है कि बैंकिंग कंपनी मींस एनी कंपनी दैट ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ऐसी कोई कंपनी जो कि बैंकिंग का कार्य करती है, बैंकिंग के लिए ट्रांजैक्शन करती है, दैट ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग। यानी बैंकिंग का कार्य क्या है? बैंक क्या करता है? बैंक ये कार्य करता है, ये लिखा हुआ है ना। यानी कि ये जो कार्य कर रहा है, ऐसी कंपनी जो ये सारा कार्य करे उसको हम बैंकिंग कंपनी कह देंगे। ठीक है, ओके, चलो। सेक्शन 7(1) इट प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ वर्ड बैंकर और बैंकिंग कंपनी बाय कंपनी अदर देन द बैंकिंग कंपनी। अगर आप एक बैंक नहीं है तो आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो रजिस्टर्ड नेम में। अब आप कहोगे सर यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे हैं जिनमें बैंक शब्द इस्तेमाल किया, बैंकर भी किया गया है, बैंकिंग भी किया गया है। सर वो कैसे है? वो एक डिस्प्ले नेम है। अगर मैं उन्हीं नेम्स को रजिस्टर करवाने जाऊंगा ना, मैं उन नेम्स को कहूंगा कि हाँ भाई इनका मुझे पेटेंट दे दो, इस नाम के मुझे ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे दो, इस नाम से मुझे ये उद्यम आधार दे दो, उद्योग आधार जो भी होता है आपके, उद्यम रजिस्ट्रेशन करा दो, तो वहां पर वो नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये प्रोहिबिट का मतलब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से है ना। क्योंकि जब भी मैं इस तरह की ये चीज पढ़ाता हूँ शुरू हो जाता है, सर उन फला टीचर का तो सर बैंक उनका नाम है, ये चैनल का है, सर उनका भी नाम है, मेरा भी बैंकर्स नीति था, है ना, चैनल जो मैं पहले चलाता था जिसपे, है ना, सर वो भी था, ये भी था, सर ये ऐसे कैसे है सर, फिर ये ऐसे कैसे हो सकता है सर, नाम कैसे इस्तेमाल किया उन्होंने? नहीं कर सकते, रजिस्टर्ड नेम नहीं रख सकते ना बच्चा, नाम तो इंसान ने रखा ही हुआ है, क्या ही दिक्कत है ना। सर वाई अदरवाइज, अक्षत अभी आएगा, मैंने वही कहा है ना कि अदरवाइज मतलब कि किस तरह से हम उसका पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अकेला विड्रॉ नहीं होता ना, पैसा ट्रांसफर भी होता है। तो मैंने वही कहा कि इस डेफिनेशन में जितनी चीजें मैंने समझाई है समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया बात है। कुछ चीजें अगर आपको नहीं भी क्लियर हुई हैं तो इनकी एक एक चीजों को तोड़ तोड़ के आगे आगे चैप्टर्स बनेंगे। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कम से कम 5-6 चैप्टर बनेंगे, ठीक है। रीपेमेंट डिमांड के ऊपर 2 चैप्टर बनेंगे, विड्रॉल बाय चेक अदरवाइज के ऊपर 2-3 चैप्टर, 4-5 चैप्टर और बनेंगे, ठीक है। तो अभी टेंशन मत लो उस चीज की, सब आएगा। आज तो बिल्कुल एक आइडिया दे रहा हूं यार, बैंक क्या है, नथिंग एल्स। सेक्शन 7(2) क्या कहता है? प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ सच वर्ड्स बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप और इंडिविजुअल और फर्म, ठीक है, वो किसी के द्वारा यूज नहीं कर सकते। तो ये आपका एक बेसिक बैंकिंग की पूरी पूरी यहाँ पर एक डेफिनेशन अलग अलग तरीके से यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ठीक है, ओके, क्लियर है एकदम, मजा आया, समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। So from the definition, 2 important function of commercial bank emerge, accept on deposit, lending of funds और investment भी कह सकते हो, ठीक है। For centuries banks have borrowed and lent money to the business, trade, people, charging interest on loans, paying interest on deposit. These two are the core activities of the bank. ये 2 core activities है यहाँ पर आपकी बैंक की। ये क्या हो रहा है? ये 2 कोर एक्टिविटीज हैं यहां पर आपकी बैंक की, जो इसके ऊपर यहां पर पूरा पूरा बैंक निर्भर करता है। ओके, सो अब तक किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई समस्या कुछ भी है तो पूछ लो। आज मैंने बिल्कुल आपको बैंकिंग के बेसिक आपको समझाने का प्रयास किया। आज की क्लास में उतना ज्यादा कंटेंट नहीं था, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको जो चीजें समझाई हैं, आई होप कि वो चीजें आप क्लियर होंगी, जो आपको सिलेबस के रिगार्डिंग चीज समझाई है और बेसिक जो डेफिनेशन समझाई है वो आपको क्लियर होंगी सारी की सारी। इस तरह की क्लास बेसिक सी कराने की आज मेरा पूरा पूरा मोटिव था, और वो मैंने आई थिंक आपको जो प्रेजेंट किया है वो सही तरीके से आपके ऊपर प्रेजेंट हो गया होगा, ठीक है। सर क्लास 1080p पे भी हो सकती है क्या पिक्सेलेटेड? 1080p पे होती है क्लास, देखना पड़ेगा यार मुझे, ज्यादा मैंने कभी देखा नहीं इसको, क्योंकि किसी ने कुछ ऐसा कंप्लेंट किया नहीं, मतलब इस तरह की बात किसी ने कही नहीं, तो यानी कि सही चल रही क्लासेस। तो हमारी चलते हुए कितने दिन हो गए यार, हमने 28 तारीख से शुरू की ना क्लासेस, तो आई थिंक अब 20 दिन हो गए, इतनी क्लासेस होगी, आज तक किसी ने ये वाली चीज नहीं बोली है। 1080 वाली सब ओके चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, पीडीएफ मिलेगी, जहां पर आपने कोर्स को एनरोल किया है उसी के अंदर एक फोल्डर मिलेगा आपको पीडीएफ्स का,
मेरे नाम से फोल्डर होगा, बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ लिखा होगा, उस पे कपिल काट पर बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ, उसके अंडर आपको डेली क्लास की पीडीएफ अपडेट होती रहेगी। ठीक है, थोड़ी देर लगेगी पीडीएफ अपडेट होने में, बट मिल जाएगी आपको पीडीएफ। थोड़ी देर मतलब ऐसे नहीं दिन लग जाएगा, मतलब थोड़ी देर 2-3 घंटे में अपडेट हो जाएगी पीडीएफ। ठीक है, 720 है तो 720 में भी है। डाटा डाटा तो नहीं कंज्यूम होना चाहिए। डाटा की कंप्लेंट भी मुझे पहली बार कोई कर रहा है यार, ऐसा कुछ कभी आया नहीं हमारे सामने डाटा कंजम्पशन का। इस तो पहली बार मैंने सुनी है। 1080 अगर नहीं ऑप्शन तो फिर नहीं होगा, वो चीज फिर हो ही नहीं पाएगी यार। डाटा तो सही है, डाटा भी सही है, क्वालिटी भी क्लास की सही है। मुझे तो यार ये वाली प्लेटफॉर्म मुझे बेटर लग रहा है, मतलब पढ़ाने के मामले में। मतलब मुझे एक इश्यू जरूर आया है जो मेजरली काफी स्टूडेंट्स का आया है क्लासेस के मामले में, जो कि कोई और इश्यू हमने अपनी क्लासेस में आज तक कोई इश्यू नहीं देखा। सिर्फ एक इश्यू जो देखा है वो मैं साफ साफ बोलता हूँ, आपके साथ भी कईयों के साथ हुआ होगा, बाद में वो चीज सही होगी, क्योंकि सर रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं दिखती है। सर रिकॉर्डिंग क्लास देख रहे हो तो बफर हो रहा है। ये चीज जरूर मैं मानता हूँ, काफी जगह पर काफी स्टूडेंट्स को इश्यू आया था, लेकिन वो रिजोल्व भी हो गया। वो बेसिकली बात है कि आप या तो बहुत पुराना वर्जन इंटरनेट एक्सप्लोरर का, क्रोम का, या जो भी ब्राउजर है उसका यूज कर रहे हो, या आपकी विंडो बहुत पुरानी है, या फिर एंड्रॉइड का फोन बहुत ज्यादा पुराना है, तो उन केसेस में यहाँ पर इश्यू आया है। नहीं तो बाकी तो बहुत स्मूथ क्लास चली है। आई डोंट थिंक कि कोई भी किसी भी तरह का टेक्निकल इश्यू यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को आया हो, है ना। ओके, देखते हैं अभिषेक, देखते हैं, कर सकते हैं। मैं बात कर लूंगा, क्योंकि अभी तक किसी ने 1080 वाली रिक्वेस्ट कर ही नहीं है। मुझे एक्चुअली में पता भी नहीं था कि 1080 का है या नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी कोई दिक्कत होती स्टूडेंट्स को तो ऑब्वियस है वो लोग रेज कर देते फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। आज 20 दिन बाद कोई पर्सन रेज कर रहा है। ठीक है, पीडीएफ नहीं है 13-14 अक्टूबर की। नहीं यार, अपडेट कर दिया यार, ऐसा मत बोलो। नहीं, कंसोलिडेटेड पीडीएफ इसकी नहीं मिलेगी यार, इसको बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, अभी बना ही नहीं है यार। फिर पता है क्या होता है, मैं एक चीज और बता देता हूँ। जो चीज तुम कह रहे हो ना, A4 बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ, अभी आप लोग ना मेरे से क्वालिटी कंटेंट ले रहे हो, मिल रहा है, ठीक है। अगर ऐसी चीज जब बन जाती है ना A4 की, तो फिर ना वो चीज ना सर्कुलेट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा सर्कुलेट होती है। और फिर आपको खुद को लगेगा कि सर ये क्या हो गया कि हमने इतना ये दिया, वो दिया, पैसा दिया, और सर ये चीज ऐसे ऐसे चली गई, है ना। वो आपको दुख लगेगा। और आई थिंक जो मैं पीपीटी देता हूँ, इससे भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, इसमें भी पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, आज की क्लास यहीं पर एंड हो चुकी है। अगर किसी को जाना है तो मैं बोलना भूल गया, नॉर्मली मैं बोल देता हूँ, किसी को अगर जाना है तो जा सकता है। आज की क्लास में मैं इतना ही करवाऊंगा, और मैं आज की क्लास में नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी बेसिक सी थी, बड़ा इजी सा टॉपिक आपको लगा होगा बस, लेकिन मैं फर्स्ट क्लास में इतना ही बढ़ाता हूँ ताकि ज्यादा बोझ ना पड़े आपको, ऐसा ना लगे और इतना कुछ इतना कुछ। तो डेली बेसिस क्लास 1 घंटे से कम की ही समझ को होगा करेगी। 50 मिनट से लेकर 60 मिनट्स के बीच की क्लास में लिया करूंगा, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लिया करूंगा। और ये क्लासेस कंटिन्यू मंडे टू फ्राइडे होती रहेंगी। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती रहेंगी। सीए का रिवीजन, अच्छा अब कंटिन्यूटी में हम यहाँ पर नोट्स का, सौरभ मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, ठीक है। करंट अफेयर्स की रिवीजन की क्लास 8:15 स्टार्ट होगी, 15 मिनट बाद आपकी स्टार्ट होगी, और उस क्लास में भी आ जाना अगर आपको करंट अफेयर्स की रिवीजन करनी है। उसमें हम बैंकिंग की करंट अफेयर्स करेंगे, आपकी बैंकिंग की करंट अफेयर्स को करेंगे हम आज आपकी, किसी एक मंथ की, मुझे मंथ याद नहीं कौन सी फाइल थी वो वाली, कौन से मंथ की थी, उस मंथ की बैंकिंग की करंट अफेयर्स को हम उठाएंगे और उसको रिवाइज कराऊंगा मैं। ठीक है, ओके। वो क्लास भी आप मान के लो 45 to 60 मिनट्स की डेली बेसिस पर हुआ करेगी। इसके अलावा कोई और डाउट? आईओएस की ऐप अभी मित्तल किसी सिक्योरिटी की रीजन की वजह से हमने स्टॉप कर रखी है आईओएस की ऐप, लेकिन टिल देन आप यहाँ पर ब्राउजर वगैरह किसी तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सिक्योरिटी रीजंस हैं, कुछ ब्रीच हो रहे सिक्योरिटीज उसमें आईओएस ऐप के में, यहाँ पर मतलब आप वैसे सोचने को मिलता है यार आईओएस में सिक्योरिटी की बात करो, जी हाँ हो रहे थे। तो इसलिए हमने वो ऐप यहाँ पर थोड़ी सी अभी लाने में हमें डिले होगी। यार 13-14 की अपडेट हो चुकी, वीकली भी हो चुकी है, सब हो चुका, मेरे सामने अपडेट है यार, पता नहीं क्यों नहीं दिख रही आपको। सर एक रिक्वेस्ट हाँ मैं दे ही देता हूँ, पीडीएफ तो मिलेगा।
सीए के एमसीक्यूज क्रॉसवर्ड, अगर आपने ये पैकेज खरीद रखा है ना, आपको क्रॉसवर्ड का एक्सेस है, अगर आपने 1199 वाला पैकेज खरीद रखा है, ठीक है, और आपके पास क्रॉसवर्ड का एक्सेस है, तो आप डेली क्विजेस, वीकली क्विजेस वहां पर आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए एक 649 वाला आया था, एक 750 वाला आया था, एक 400 वाला पैकेज आया था, अगर आपने वो वाले खरीदे हैं, उसमें क्रॉसवर्ड का एक्सेस नहीं है। इसके अलावा आपने 1199 या फिर क्रॉसवर्ड का एक्सक्लूसिव पैकेज, ये दो पैकेज खरीद रखे, तो आपको क्रॉसवर्ड का एक्सेस है, आप क्रॉसवर्ड उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर एनुअल भी अगर आपने ले रखे हैं, एनुअल हमारे सब्सक्रिप्शन जो 4000 समथिंग की है, उसमें भी आप क्रॉसवर्ड का एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। मैं अपडेट है, ओके, मैं देख लेता हूँ। सर आरबीपी इंटरव्यू, हाँ जी हो जाएगा आशीष, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है सर, बता दूंगा मैं, डन है, ठीक है। व्हाट्स द टॉपिक टुमारो? कल आपको ऐसा टॉपिक कराएंगे जो आपने आज तक पढ़ा नहीं होगा, जो आपको बैंकिंग में कोई नहीं पढ़ाता, कल आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाएंगे, आप कहोगे सर ये टॉपिक, ऐसा टॉपिक, मजा आएगा। कल के टॉपिक का बैंकिंग से ये नहीं कहूंगा दूर दूर तक नाता नहीं है, लेकिन बड़ा क्लोज नाता है, लेकिन उसको बैंकिंग अवेयरनेस का पोर्शन माना नहीं जाता। लेकिन कल जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, वो बैंकिंग अवेयरनेस का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा। मतलब अगले आने वाले जितने लेक्चर्स है ना, वो लेक्चर्स में कहीं ना कहीं हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ टर्म्स ऐसी आती रहेंगी, और उन टर्म्स को मैं कल की क्लास में समझाऊंगा। अगर कल की क्लास मिस हो जाती है ना, फिर आने वाले दिनों की जो क्लासेस होने वाले हैं, उनमें हर एक दिन में एक टर्म आएगी, मैं ये कहूंगा यार वो सेकंड लेक्चर में पढ़ी थी ना तुमने टर्म, फिर अगले किसी लेक्चर में आऊंगा, फिर बोलूंगा अरे वो तुमने सेकंड लेक्चर में टर्म पढ़ी थी ना। तो इसलिए कल की क्लास मिस मत करना, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नया कुछ। अभी फिर भी बैंकिंग की डेफिनेशन फिर भी आपने पढ़ी होगी, लोन्स एडवांस आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, कल वाली चीज तो कहीं पर प्लेटफॉर्म से अवेलेबल ही नहीं होती, वो सिर्फ मैं आपको पेड में ही कराता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये पैकेज में अपडेट है, चलो ठीक है, करते हैं। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी नहीं, कुछ और ही है, नया कुछ है। बीए कितना हो जाएगा मेंस तक? कौन से मेंस तक? आईबीपीएस पीओ मेंस तक तो मान के चलो हाफ हो जाएगा, ठीक है। एसबीए पीओ मेंस से पहले तो बीए करवा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा, मतलब नवंबर पूरा मंथ में मैं बीए कंप्लीट करा दूंगा आपको, ठीक है। चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर 10 मिनट में आपसे। किस क्लास में मिलते हैं? करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास में। और यार अब यहां तो कमेंट करने का ऑप्शन है नहीं, एक बार जाकर आज की करंट अफेयर्स की क्लास के नीचे जाके कमेंट कर देना कि आज की बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास कैसी लगी, ठीक है, और हमारा इंटरफेस कैसा लगा, उसके बारे में आज की मेरी करंट अफेयर्स की क्लास के नीचे जाके कर देना, ठीक है। और अगर आपके पास कंसोलिडेटेड पैकेजेस है ना, कॉम्बो पैकेजेस, जिसमें आपको मैथ्स की और रीजनिंग क्लासेस मिल रही हैं, आई नो कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मुझे अकेला फॉलो करते हैं, जो बाकी टीचर्स को फॉलो नहीं करते, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वो कॉम्बो वाला पैकेज खरीद रखा और आपके पास एक्सेस है बाकी टीचर्स की क्लासेस का, तो बाकी टीचर्स की क्लासेस को एक एक बार जाकर आजमा जरूर लेना। जब आप आजमाओगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा, हो सकता है कि आपको बहुत ही ज्यादा बेहतर क्वालिटी मिल जाए। क्योंकि ये चीज मैंने नहीं बोली है, मैंने आज इतने दिनों बाद ये चीज क्यों बोल रहा हूं, मैंने आज तक अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में ऐसी चीजें नहीं बोली हैं या कहीं पर भी, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप ही में से कुछ स्टूडेंट जो मेरे स्टूडेंट थे, जो कहीं और से पढ़ते थे, लेकिन अब जाकर वो उन्होंने कॉम्बो पैकेज था, उन्होंने कहा चल सर आपकी क्लास देख रहे तो हमने देख ली स्मृति मैम की क्लास, हर्षल सर की, सर क्या बात है, मजा आ गया सर, मतलब रिएक्शन वाज लाइक दैट, सर ये तो बहुत मतलब मजा आ गया, हम तो कर रहे थे, बहुत बढ़िया कर रहे थे, पहले भी बहुत बढ़िया कर रहे थे, अब सर उससे बढ़िया कर रहे हैं। तो एक बार जाकर कॉम्बो वाले पैकेज वाले अगर एक्सेस है उनकी क्लास का जरूर देख लेना। हर्षल सर की क्लास 11 बजे होती है, एक 3 बजे होती है, 11 बजे सर प्रीलिम्स कराते हैं, 3 बजे यहाँ पर सर मेंस कराते हैं। और स्मिति मैम की क्लास जो है शाम को 6 बजे होती है पेड प्लेटफॉर्म पे, जिसमें मैम मेंस, पहले अभी मेंस पे ऊपर फोकस है, आईबीपीएस पीओ मेंस करा रही है, और प्रीलिम्स का भी कुछ क्लास लेती है, वो 2 घंटे क्लास होती है शाम को 6 से 8, उसमें वो मेंस पहले कराती है फिर प्रीलिम्स भी कराती है, तो एक में ही वो दोनों क्लासेस लेती है, ओके। बाकी उनके यूट्यूब चैनल तो आपको पता ही है, जो स्मृति मैम 12:30 बजे यूट्यूब पे भी आती है। तो एक बार क्लास जाकर आजमा लो, एक बार क्लास जाकर देख लो, अगर एक्सेस नहीं है कॉम्बो का तो उनकी एटलीस्ट फ्री क्लासेस आप देख सकते हो। 12:30 बजे स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पर आपको मेंस की क्लासेस डेली बेसिस मिल रही है, इतने महीनों से मिल रही है, अभी भी आगे मेंस की क्लास लोग एसबीआई पीओ प्री पढ़ा रहे हैं, हम आईपीएस पीओ मेंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमें व्यूज से मतलब नहीं, हमें सिलेक्शन से मतलब है।
नो डाउट अगर हम एसबीआई पीओ प्री पढ़ा दें तो व्यूज ज्यादा आएंगे, लेकिन नहीं, हमारा फोकस आईबीपीएस पीओ मेंस पहले क्लियर कराना, स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कराना मैक्सिमम, जो कि हम हमेशा बने रहेंगे स्टूडेंट्स तक। ठीक है, अब मेंस नहीं पढ़ाएंगे तो फिर फायदा क्या? अब अगले साल भी यही हो, मान लीजिए अगर आपको प्री 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 अभी आपको लगता है सर प्री पढ़ा दो, प्री पढ़ा दो, अगले साल कोई ऐसा हो कि आपको कोई मेंस पढ़ा ही ना रहो, तो फिर बुरा लगेगा ना, है ना? तो इसलिए मेंस पढ़ाया जा रहा है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, 12:30 बजे स्टडी नीति पे और रात को 9 बजे लर्निंग कैप्सूल यूट्यूब चैनल पे। एक बार जाकर आजमाओ, एक बार देखो, हो सकता है आपको बेहतर से बेहतरीन कोई चीज मिल जाए। पसंद आता है तो कंटिन्यू रखना, नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं, जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ लेना, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, मिलते हैं फिर 10 मिनट में, नेक्स्ट क्लास में आ जाना।